हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में पॉल्यूशन यानी प्रदूषण चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम पॉल्यूशन का मतलब समझते हैं कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि हम इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखें तो पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनमेंट into the natural environment then case adverse change. Pollution can take the form of any substance, solid, liquid or gas. तो दोस्तों, यदि हम इसे हिंदी में समझते हैं तो यदि इसकी परिभाषा को देखते हैं कि प्रदूषण क्या है, तो पर्यावरणीय घटकों अर्थात वायु, जल और मृदा की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक विशिष्टता में लाया जाने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीवन स्वरूपों तथा जीवन श्रेयी तंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों, जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, ये कई प्रकार का होता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण। तो दोस्तों, हमने प्रदूषण की परिभाषा संक्षेप में देखा है। अब हम देखेंगे इसके कितने प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहा है कि एयर पॉल्यूशन का जो विश्वसनीय इंडिकेटर है वो क्या है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, लाइकेंस और मॉस, ये जो लाइकेंस और मॉस होते हैं ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर माने जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसी जगहों पर दोस्तों पाए जाते हैं जहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन उपस्थित ना हो, अर्थात ये चट्टानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है दोस्तों कि लाइकेंस जो होता है किसके बीच की जो है सहजीवी जो है कड़ी है। तो आपको ध्यान देना है कि जो लाइकेंस होते हैं यह शैवाल और कवक के बीच के क्या हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं वह क्या होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल, जितने भी स्वचालित वाहन चलते हैं, ठीक है, सभी लेड का श्रवण करते हैं। तो जो लेड होता है दोस्तों ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, ये हमारी मानसिक मेंटलिटी को क्या करता है? ये परिवर्तित करता है। तो ये एक प्रकार का मानसिक रोग पैदा करता है। तो आपको यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको ध्यान देना है लेड। लेड को कहते हैं पीबी, इसको सीसा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि। तो दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यह भी स्वचालित वाहनों यानी ऑटोमोबाइल से ही जो निकाला जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी जो CO है, यह हमारे हीमोग्लोबिन से इसकी जो संयोग करने की क्षमता है 250 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के अपेक्षा। जबकि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, अगर इससे तुलना किया जाए इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जो जुड़ने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो कितना है? 250 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए यह कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बहुत तेज़ी से क्रिया करता है और एक प्रकार से डिजीज उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 4 कि मुख्य वायु प्रदूषक है। तो दोस्तों, जो मुख्य वायु प्रदूषक है, तो दोस्तों जो मुख्य वायु प्रदूषक होता है वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये सबसे ज़्यादा मुख्य वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो इस बात को आपको ख्याल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। तो दोस्तों, जो मुंबई और कोलकाता में जो प्रमुख वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो CO और SO2 को मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में वायु प्रदूषक का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह आपके एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में जोड़ा नहीं जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें 4 गैसें जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी गैस होती है आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तीसरी गैस होती है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथी गैस आपकी मीथेन है CH4। तो लेकिन इन चारों गैसों में सबसे जो मुख्य रूप से जो योगदान करती है सबसे ज़्यादा मात्रा में तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो आपको ध्यान देना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को टिक करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों जितने भी मेट्रोपॉलिटन जो है टाउन होते हैं सभी में जो पॉल्यूशन का मुख्य सोर्स है वो है ऑटोमोबाइल, यानी जितने भी स्वचालित वाहन होते हैं यह प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होते हैं जितने भी मेट्रोपॉलिटन टाउन हैं। तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा है कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो दोस्तों हमने इसके पहले ही डिस्कशन किया है कि जो हीमोग्लोबिन से संयोग करने की क्षमता 250 गुना होती है वह होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया करके एक विषैली पदार्थ बनाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों जो भोपाल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है ये 1984 में हुआ था। इसमें दोस्तों MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है निकली थी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि भोपाल ट्रेजेडी में भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस अगर पूछता है कि रिसाव हुआ था तो आपको MIC मिथाइल आइसोसाइनेट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो दोस्तों जो ऑटोमोबाइल से जो लेड निकलता है, जो प्लम्बम यानी शीशा निकलता है, वह जो है एक प्रकार से ऐसा वायु प्रदूषक है जो हमारे तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है। तो दोस्तों जो कैडमियम होता है, कैडमियम एक ऐसा वायु प्रदूषक है, एक ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है जो मनुष्य में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग भी पैदा करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन में आए कि बताइए वह कौन सा वायु प्रदूषक है जो किसी भी मनुष्य में ब्लड प्रेशर और दिल संबंधी रोग पैदा करता है, तो आपको ध्यान रखना है कैडमियम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग होने का कारण है। दोस्तों जो लोहे की खानों में जो है सिलिका निकलती है, तो सिलिका के कारण जो है ये डिजीज हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 14 कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो दोस्तों जो वायुमंडल में CO2 बना वो किसी भी एनिमल, किसी भी जीवधारी जब रिस्पायरेशन यानी श्वसन के दौरान क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो आपको ध्यान देना है जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए वायुमंडल में CO2 के निर्माण का मुख्यतः क्या रीजन है, तो आपको बताना है कि जीवों के श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निर्माण होती है उसका, या उसका फॉर्मेशन होता है। 15 नंबर कह रहा है कि ताजमहल की क्षति पहुंच रही है। तो दोस्तों जो मथुरा में तेल शोधन कारखाना है वहाँ से जो है सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस निकल रही है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ताजमहल यानी संगमरमर से जो है मार्बल से रिएक्शन करके उसको क्षति पहुंचा रही है। तो आपको ध्यान देना है कि ताजमहल को क्षति पहुंचाने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपको ध्यान देना है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य को कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि। तो दोस्तों जो मनुष्य का कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है वो हीमोग्लोबिन से 250 गुना ज़्यादा क्षमता होता है इसका। तो ये CO से क्रिया करके जो है एक प्रकार से ऐसा यौगिक बनाती है, ठीक है, जो मनुष्य को घातक होता मनुष्य के लिए और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है इस बार।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है। तो दोस्तों जो हमारा ओजोन लेयर होता है ये हमारे अल्ट्रावायलेट रेड को धरती पर आने से रोकता है। तो आपको ध्यान देना है कि ओजोन लेयर जो होती है, ठीक है, ये पराबैंगनी किरण जो होती है अल्ट्रावायलेट रेज के प्रवेश को क्या करती है, कम करती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मीनामाटा महामारी, तो मीनामाटा डिजीज होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए, पानी में इसके दुष्प्रभाव के कारण हुए। तो दोस्तों जो मीनामाटा डिजीज हुआ था तो वहाँ के जो मछुआरे थे, जापान के कुछ मछुआरे, वो झील से जब मछलियों को पकड़ के ले आते थे तो क्या था, उन मछलियों में जो है पारा की उपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। तो इसी पारा की उपस्थिति के कारण वहाँ पर जितने भी मछुआरे थे, जितने लोग मछलियों को खाए थे, सभी को यह मीनामाटा डिजीज़ हो गया था। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि जो मीनामाटा डिजीज़ है ये किसके कारण होता है, तो आपको ध्यान देना है पारा, मरकरी, Hg कहते हैं इसको, हिंदी में पारद भी कहते हैं, तो आपको ख्याल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है। तो दोस्तों जो वाटर पॉल्यूशन को मापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपको ध्यान देना है BOD के द्वारा जल के प्रदूषण को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है DDT होता है। तो दोस्तों जो DDT है इसका पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोएथेन। तो ये जो DDT होता है यह एक प्रकार का जैव अपघटनी प्रदूषक होता है। तो आपको ध्यान देना है कि पूछता है कि DDT क्या है, तो इसको जैव अपघटनी प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो दोस्तों जो सनलाइट से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आती हैं वो हमारे तमाम प्रकार के स्किन डिजीज़ को उत्पन्न करती है। तो त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद जैसी स्थिति बन जाती है, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। और इसको बचाने के लिए हमारे ऊपर जो स्ट्रेटो मंडल है, जो समताप मंडल है या स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ उस परत के अंदर जो है दोस्तों ओजोन की लेयर पाई जाती है। तो यह ओजोन लेयर क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अंटार्कटिका में दोस्तों इसका डिप्लीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो ये पराबैंगनी किरण धरती पर अब आने लगे हैं, तो इसलिए जो है तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, त्वचा कैंसर हो रहा है, मोतियाबिंद जैसी शिकायत हो रही है। ठीक है, हर तीसरे व्यक्ति को आप चश्मा लगाए हुए जो देखते हैं इसका कारण क्या है, यही है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का धरती पर आना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहे तो अंततः क्या होगा। तो दोस्तों यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से ऐसा होता रहा तो जल पादप जितने भी वाटर प्लांट हैं, ठीक है, उनके लिए ऑक्सीजन के अणु जो है क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि जब वाटर के जितने भी हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं सभी जब नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन मुक्त ही नहीं हो पाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें जल को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, उसको ना तो ज़्यादा मात्रा में खपत करने की, ना तो उसको प्रदूषित करने की ज़रूरत है, इसको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी वो समस्या में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो दोस्तों जो नदियों में जो वाटर पोल्यूशन का जो मेजरमेंट किया जाता है, जो माप किया जाता है, वो होता है BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा। इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा है वो कितनी प्रतिशत उस पानी में उपस्थित है। तो इसी प्रकार से जो है नदियों के अंदर जल प्रदूषण की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों कि कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारे वायु को प्रदूषित नहीं करता है, ये केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो दोस्तों जितने भी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन में यदि हाइड्रोजन गैस दिया है या नाइट्रोजन गैस दिया है, ये सभी क्या हैं, वाहन में प्रदूषण के रूप में भाग नहीं लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों जो ऊर्जा की जो समस्या होती है यह आपको समझने की बात है। इसमें दोस्तों जो ऊर्जा का मौलिक रूप होता है, इस मौलिक रूप में जो है ऊर्जा के किसी भी रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो जितने भी जेट उड़ान हैं, जब आप देखते हैं कि जितने भी वायुयान वहाँ से उड़ते हैं, तो दोस्तों वहाँ से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है वो निष्कासन करते हैं। तो ये CFC जो है क्लोरीन का निर्माण करता है, और क्लोरीन जाकर हमारे ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लीट कर रहा है। यहाँ पर ये भी बता दें दोस्तों कि जो क्लोरीन का एक अणु होता है वो लगभग ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये CFC बहुत ही खतरनाक होता है हमारे ओजोन लेयर के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है इस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है यह हमारी दिल्ली में है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो जो मानव के द्वारा प्रदूषण होता है दोस्तों उसको कहते हैं परजैविक, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर लगाया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो उपस्थित है ये हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो दोस्तों जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी EV रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में किस प्रदूषण से होती है। तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा, इसको एसिड रेन या तेजाब वर्षा कहते हैं, यह जो है क्या होता है, इसमें जो NO2 और जो दोस्तों यहाँ CO2 गलत लिखा है, तो NO2 और SO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें जब ऊपर जाती हैं तो ये वाटर से क्रिया करके दोस्तों नाइट्रिक अम्ल HNO3 या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती हैं। तो यह HNO3 और H2SO4 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जब वर्षा के दौरान ये धरती पर आकर गिरते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों अम्ल वर्षा या एसिड रेन, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 को कट कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि तेजाब वर्षा, अम्ल वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में किस प्रदूषण से होता है, तो आपको ध्यान देना है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो दोस्तों जो हरित गृह प्रभाव होता है यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादा मात्रा में होने के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारे वायुमंडल में दोस्तों 60% जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होती है CO2। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है तो हमारा टेम्परेचर, हमारा वायुमंडल अधिक ज़्यादा जो है गर्म हो जाता है, तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो दोस्तों जितना भी जो है आपका सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए हमारा एक पेड़ है नीम, तो नीम का पेड़ धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एक अच्छा वृक्ष माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है कि कौन सा जैव निम्नीकरण है। दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है। जो जैव निम्नीकरण होता है इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो हमारे वायुमंडल में दो प्रकार की जो है वस्तुएं मिलती हैं। पहली ऐसी होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है दोस्तों कि वायुमंडल में उपस्थित वह वस्तु जो डिप्लीट हो जाए, मतलब जो नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल। लेकिन दोस्तों प्रकृति में कुछ ऐसी भी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक वगैरह, इनको किसी भी माध्यम द्वारा आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक वगैरह है इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखा जाता है। तो प्रकृति में दो प्रकार की जो है वस्तुएं होती है। पहला होती है ऐसी जो बायोडिग्रेडेबल है और दूसरी क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं यानी जो प्रकृति में जो है जिनका डिप्लीशन हो जाए उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो जो कागज़ होता है दोस्तों ये धीरे धीरे गल जाता है, यानी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल में आता है, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। दोस्तों जितने भी पराध्वनिक जेट प्रदूषण होते हैं, जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं, उनमें CFC जो है
बाहर निकलता है। और यह जो है CFC हमने बता ही दिया कि जो है क्लोरीन बनाता है, और यह क्लोरीन जाकर ओजोन लेयर को क्या करता है, नष्ट करता है, उसको डिप्लीट करता है। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है कि किसको जेट प्रदूषण पैदा करने के लिए कौन सी परत पतली की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन की लेयर क्या होती है, डिप्लीट या पतली की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फ्लाई एवं वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इसके द्वारा फ्लाई और वातावरण प्रदूषक होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं, जितने भी वाहित मल होते हैं, सभी किसमें होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन में आते हैं, तो आपको ध्यान में देना है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। तो जितने भी पॉलीमर एब्जॉर्बर होते हैं यानी बहुलक अधिशोषक होते हैं, इनको फिनोलिक्स को गंदे पानी से निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों जो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो कैडमियम होता है, ठीक है, इसका उपयोग जल प्रदूषण को साफ करने के लिए जो है एक रूप से पाइला ग्लोबोसा का प्रयुक्त। पाइला ग्लोबोसा दोस्तों क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। पाइला ग्लोबोसा जो होता है ये घोंघे को कहते हैं, स्नेल का नाम है पाइला ग्लोबोसा, तो आपको ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन 43 कह रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। तो दोस्तों जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये एक प्रकार से जो है वायु प्रदूषण के लिए जो एयर पॉल्यूशन होता है ये हमारे सांस के द्वारा क्योंकि हम लेते हैं तो हमारे फेफड़े को क्या करता है, नुकसान करता है। तो हमारे फेफड़े का कैंसर होता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी कैंसर या फुफ्फुस कैंसर कहते हैं। इसमें होता क्या दोस्तों कि जो हमारी सबसे लास्ट में जो हमारी ब्लैडर होती है इसको वात स्फीति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वात स्फीति होती है दोस्तों ये क्या होती है, यह क्षति हो जाती है इसकी, तो इसलिए जो है एक प्रकार से पल्मोनरी कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में देना है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो दोस्तों जो सबसे कम मात्रा में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन उत्पन्न करता है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कौन सा आपत्तिजनक औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। दोस्तों ये जल शांबुल ऐसा होता है जो अपने अपंत्रित औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल को प्रदूषण पर नियंत्रित रखने के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। दोस्तों जो अजैविक प्रदूषक है हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि जो पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है नॉन बायोटिक। तो बायोटिक में जाते हैं ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे प्लांट हो गया और एनिमल सेल हो गया, जबकि जो नॉन बायोटिक होता है इसमें जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल यानी जितने भी निर्जीव होते हैं सभी को रखा जाता है नॉन बायोटिक के अंतर्गत। तो यहाँ कहा है कि भूमिगत जल की दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है, तो आपको आर्सेनिक ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। दोस्तों जो नीचे बहने वाले जो प्रदूषक होते हैं उनको निछालक कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमने 47 क्वेश्चन इस चैप्टर में कवर किया है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आप ध्यान से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।